नमस्कार, मैं हूँ ऋतुपर्ण दवे। आज मैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय के साथ आपके समक्ष मौजूद हूँ। मैं आज उस बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी चित्रों में, वीडियो में या अपने सामने घटित होते हुए देखा होगा। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ हिट एंड रन की। हिट एंड रन हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें लाखों लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और लाखों की जान भी जाती है। आंकड़ों की दृष्टि से देखें, वो मैं आगे अपने लेख में बताऊंगा ही आपको, तो यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। लेकिन सवाल यह है कि हिट एंड रन को रोकने के लिए हमारे कानून में भी दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। अगर कोई नाबालिग ऐसी घटना करता है तो उसकी फ़ौरन जमानत हो जाती है नाबालिग बताते हुए, लेकिन यह ध्यान नहीं रखा जाता कि उसका जो कृत्य है, उसके द्वारा जो घटना की गई है, वह एक बालिग से भी ज़्यादा क्रूर है, ज़्यादा गंभीर है। फिर जमानत क्यों? मेरा ये मानना है, और इस समय देश में भी यह चर्चा का विषय है, कि घटना की गंभीरता, घटना करने की नीयत और किन परिस्थितियों में घटना हुई, उसे देखते हुए कानून को सज़ा देनी चाहिए। उसमें बालिग और नाबालिग नहीं देखने चाहिए। देश में और भी इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जो नाबालिगों ने अंजाम दी है, वह भी बहुत ही जघन्य और क्रूरतम है। इसका भी मैंने अपने लेख में जिक्र किया हुआ है। मैं बता दूं कि पुणे में जिस नाबालिग ने यह घटना को अंजाम दिया, उसने घटना से पहले 69,000 यानी 69,000 रुपये की शराब पी थी पब में जाकर। तब पुलिस ने बड़े आसानी से उसे जमानत दे दी और उसको लेकर पूरे देश में एक नई चर्चा, नई बहस और नए तरह के विवाद ने जन्म लिया। बाद में पुलिस को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में अपनी दलील नए तरीके से पेश करनी पड़ी और जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट ने भी अपना फैसला बदला। अब मामला गंभीर हो चुका है। लेकिन यहाँ एक घटना और भी बता दूं कि कानपुर में भी लगभग ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें एक नामी डॉक्टर के नाबालिग बेटे ने आज से 6-7 महीने पहले तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए 2 बच्चों को कुचलकर मौत के मुंह सुला दिया। उसकी भी जमानत इसी तरह हो गई। मामला ज़्यादा तूल नहीं पकड़ पाया, वो घूमने लगा और फिर गाड़ी चलाने लगा और उसने फिर कुछ दिनों के बाद मार्च में 4 लोगों को फिर कुचल दिया। तब भी पुलिस ने उसे जमानत दे दी और वह घूमने लगा। लेकिन पुणे की घटना के बाद कानपुर पुलिस चौकी चौकन्ना हुई, उसके कान खड़े हुए, उसमें एक डर पैदा हुआ, या जो भी कारण हो नहीं पता। 6-7 महीने पुरानी घटना पर उन्होंने संज्ञान लिया और उस लड़के को और उसके पिता को तुरंत कार्रवाई में शामिल किया और अपराध पंजीबद्ध किया। इस तरह यह 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, 2 तरह के अंजाम दिए जाते हैं कानून के आड़ में। इसे ही लेकर मैंने अपना लेख लिखा है और आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। मैं आपको अपने लेख से सीधे रूबरू कराऊँ, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अर्ज, दरख्वास्त कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका ये प्रोत्साहन मुझे आगे और अच्छा करने का मौका देगा। तो आइए सीधे रूबरू होते हैं मेरे उस लेख से जो देश के तमाम अति प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। हिट एंड रन रोकने पर लिखा हुआ मेरा यह लेख देश के कई अति प्रतिष्ठित और सम्मानित समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। मेरा लेख अलग अलग शीर्षकों से प्रकाशित हुआ है। किसी ने हिट एंड रन रोकने एआई तकनीकी और पारदर्शी व्यवस्थाएं जरूरी जैसे शीर्षक का इस्तेमाल किया है, तो किसी ने हिट एंड रन पर सख्ती से पहले व्यवस्थाओं की हो दुरुस्तगी शीर्षक लिखा है। किसी ने हिट एंड रन काबू करने एआई तकनीक होगी कारगर शीर्षक का इस्तेमाल किया है, तो किसी समाचार पत्र ने हिट एंड रन रोकने एआई तकनीक और पारदर्शी व्यवस्थाएं जरूरी जैसे शीर्षक का इस्तेमाल किया है। तो आइए
अब मैं अपने इसी लेख से सीधे आपको रूबरू कराता हूँ। पुणे हिट एंड रन मामले के बाद एक बार फिर पूरे देश में इस संबंधी कानून और नियंत्रण पर नई बहस छिड़ गई है। इस दर्दनाक घटना के आरोपी को नाबालिग बताकर कानून की खामियों या कमियां दोनों का भरपूर लाभ दिया गया। वह तो देशव्यापी जन आक्रोश को देखकर फैसला बदला गया, वरना जिम्मेदारों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। निश्चित रूप से ऐसे मामले चर्चाओं में क्यों आते हैं? बिना कुछ कहे सब एकदम साफ है। अब एक बार फिर कानून में सुधार पर नए सिरे से सोचना होगा। आरोपी की मंशा और दुर्घटना की परिस्थितियों तथा यदि उपलब्ध है तो डिजिटल साक्ष्य को ध्यान में रख कार्रवाई के लिए प्रभावी व पारदर्शी सुधारों की दरकार महसूस होने लगी है। यह यकीनन बड़ी चुनौती है, लेकिन दोष, निर्दोष और अनजाने हुई दुर्घटना के बीच की महीन लकीरों को बिना मिटाए या प्रभावित किए प्रभावी कार्रवाई चुनौती भी है और जरूरी भी। पुणे दुर्घटना में अकाल मृत्यु के आगोश में समाये 24 बरस के अनीस अवधिया और अश्विनी कोष्टा तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन दुर्घटना उपरांत पूछताछ के नाम पर पुलिसिया सवालों से আহিत पीड़ित परिवार का दर्द जरूर बड़ा सवाल है। जिम्मेदारों और माननीयों को इस पर भी सोचना होगा। वहीं बड़ा सवाल उस बिगड़ैल रईसजादे का है जिसे नाबालिग होते हुए भी पिता ने महंगी गाड़ी चलाने कैसे दी, जबकि पता था न कि रजिस्ट्रेशन है न ही औलाद के पास लाइसेंस। इसे अमीरी का रुतबा कहें या व्यवस्थाओं का तमाचा, जो पुणे जैसे शहर में पैसों की खुमारी से नाबालिग बिना नंबर की गाड़ी 200 किलोमीटर की रफ्तार पर सड़क पर चला नहीं बल्कि उड़ा रहा था। आखिर दो बेकसूरों को उड़ाने का दोषी सिर्फ नाबालिग ही नहीं, उसका पिता भी बराबर का है। ऐसे हिट एंड रन देश में चर्चाओं में रहते हैं। 2-4 दिन हो हल्ला के बाद शांत भी हो जाते हैं, लेकिन न तो दुर्घटनाएं रुकती हैं और न ही सड़कों पर वाहन दौड़ाने वाले रईसों में कोई डर दिखता है। हाँ, साधारण लोग जरूर कानून कायदे के जंजाल में फंस जाते हैं या फंसा दिए जाते हैं, क्योंकि वो रईस नहीं होते। यहाँ कानपुर के उस मामले की भी चर्चा जरूरी है जिसमें एक नामी डॉक्टर के केवल 15 वर्ष के नाबालिग औलाद ने अक्टूबर 2023 में तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए सागर निषाद और आशीष रामचरण नाम के 2 बच्चों को रौंद कर मार डाला। कानून का माहौल कहें या जिम्मेदारों की छत्रछाया, जो दोबारा 31 मार्च 2024 को इसी बिगड़ैल ने 4 लोगों के ऊपर फिर कार चढ़ा दी। तब भी कानूनी खारापूर्ति मामूली धाराओं में पुलिस ने प्रकरण बनाकर पूरी कर ली और आरोपी बेलगाम घूमता रहा। लेकिन पुणे की घटना के बाद शायद पुलिस की आत्मा जागी या डरी, पता नहीं। दोनों मामलों पर एकाएक सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग और उसके डॉक्टर पिता को भी 6-7 महीने के बाद आरोपी जरूर बना लिया। हैरानी की बात है कि तब भी यही कानून थे और अब भी वही कानून है, लेकिन पुलिस का रवैया अलग अलग विचारणीय है। पुणे घटना का एक दूसरा पहलू भी है। आरोपी नाबालिग ने दोस्तों संग 2 पबों में 69,000 रुपयों का जाम छलकाया, जिसके सबूत भी मिले, लेकिन हैरानी है कि मेडिकल रिपोर्ट निगेटिव आई। अब पुणे में अवैध पब ढहाए जा रहे हैं। यह जिम्मेदारों को पहले क्यों नहीं दिखे? कैसे नाबालिगों को शराब परोसी गई? कानून की धज्जियां उड़ाने वाले सवालों की श्रृंखला में कई और सवाल भी हैं। दुर्घटना करने वाली 2 करोड़ से ज़्यादा की पोर्स कार के रजिस्ट्रेशन के बारे में महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट विभाग का हैरान कर देने वाला खुलासा सामने आया। महज 1758 रुपयों की फीस नहीं चुकाने से कार का रजिस्ट्रेशन मार्च से पेंडिंग था और विभाग खामोश। अब कहा जा रहा है कि आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र पूरा होने तक नहीं बनेगा। लेकिन यह कोई क्यों नहीं बताता कि बिना लाइसेंस रईसजादा कैसे सड़क पर बेखौफ होकर फर्राटे भर रहा था? क्या रईसजादों को लाइसेंस की जरूरत नहीं होती? क्या रईसजादों पर उम्र का बंधन नहीं होता? कानून के रक्षकों के शायद इसी दोहरे रवैये से रईस नाबालिगों के हिट एंड रन के हैरान करने वाले मामले सामने आते हैं, जो आम लोगों से भेदभाव करते हैं। लगता नहीं कि अपराध की गंभीरता देखी जानी चाहिए, न कि उम्र। नए दौर में कानून में ऐसे सुधारों की दरकार है जिसमें आयु की जगह अपराध की गंभीरता और मंशा अहम हो।
नाबालिगों के ऐसे ऐसे अपराध सामने आने लगे हैं जो चिंताजनक है, जैसे लूटपाट, हत्या, गैंग रेप, धमकाना और वो साइबर अपराध जिन्हें करते वक्त नाबालिग कैसे बड़ों बड़ों को मात देता है। तब उसका अपराध नहीं, नाबालिग होने का आधार कैसे छूट का कारण हो। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े चिंताजनक हैं। केवल 2022 के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो रोजाना 1264 सड़क दुर्घटनाओं में 462 लोगों की मृत्यु हुई, जो हर घंटे के लिहाज से 53 दुर्घटनाएं तथा 19 मौतें हैं। यह विस्तार से लिखने का विषय है। उन्नत तकनीक का दौर है। गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर के जंजाल से लेकर हर कहीं सैटेलाइट्स की जद है। टोल ब्रिज पर फास्ट टैग से भुगतान और वाहन के सारे डिटेल सर्वर को चंद सेकंड में मिल जाते हैं। अब असंभव भी नहीं कि हर शहर, कस्बे, सड़क, राजमार्ग पर इसी तर्ज पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संचालित हाई रेजोल्यूशन स्पीड ट्रैप कैमरे, सेंसर व जरूरी उपकरण लगे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वक्त बेवक्त ड्रोन कैमरों से सतत निगरानी हो। सारा कुछ जिम्मेदार विभाग या शहर, नगर, कस्बे, पंचायत व स्थानीय पुलिस थानों में बड़े बड़े स्क्रीनों पर देखा जा सके। पुलिस को बजाय सड़कों पर खड़ा करने, नियंत्रण कक्ष से ही सारी गतिविधियां ऑन कैमरा परखी और जांचे जाने के लिए तैयार किया जाए। एआई तकनीक का ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम भी संदिग्ध, ओवर स्पीडिंग, बिना नंबर, बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन की निष्पक्षता व पारदर्शिता से ट्रैप कर पलक झपकते ही, चाहे शहर हो या राजमार्ग, सारी सूचनाएं सर्वर करीबी गश्ती दल, थाने या नाके तक पहुंचा सकते हैं। जरा सी भी आशंका पर अगले ठिकाने में संदिग्ध या कानून तोड़ता वाहन भी डिजिटल प्रमाणों के चलते जद में होगा। ऐसी निगरानी का भरपूर प्रचार हो ताकि सड़कों पर सबको पता हो कि वो तकनीक के जद में है। महानगरों की तर्ज पर ऐसे संसाधनों का इस्तेमाल एक बार के निवेश जैसा है, जिसे थोड़े से बजट से हर महीने मेंटेन या अपडेट किया जा सकेगा। लगता नहीं कि अत्याधुनिक तकनीकों का दौर है। नियंत्रण कक्षों में उन्नत यंत्रों से आ रही सूचनाओं को देखना, जांचना और कार्रवाई संबंधी प्रणाली विकसित करनी चाहिए, ताकि कोई भी बेखौफ रसूखदार नशेड़ी अपराधी एआई की निगाह से न बच पाए। रिकॉर्ड की नियमित उच्च स्तरीय ऑडिट जांच परख भी हो, ताकि भेदभाव की गुंजाइश न रहे। यकीनन संजय रूपी तीसरी आंख बिना भेदभाव काम करेगी, जिसकी जद में सब होंगे। तो क्या राजा, क्या रंक, सबको अपनी अपनी हदों या औकात का पता होगा। लगता नहीं कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं या हिट एंड रन को रोकने के लिए यही सस्ता, प्रभावी और निष्पक्ष उपाय ही कारगर हो सकता है। निश्चित रूप से आप सबको आज का मेरा यह बेहद ही संवेदनशील और समाज के हर वर्ग से जुड़ा लेख अच्छा लगा होगा, पर मैं ये चाहूँगा कि हम आप सब मिलकर उस मुहिम का हिस्सा बने जिसमें कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इन घटनाओं को रोका जा सके और हम सब इसमें जो भी हमसे बन सके अपनी भूमिका निभाएं। मैं फिर किसी नए विषय के साथ आपके सामने इसी YouTube चैनल पर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन उससे पहले एक गुहार कि मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।